हेलो दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद और पाठशाला एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग इतिहास के ही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इतिहास में हमने नंद वंश तक पढ़ लिया था। अब इससे हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आपको नंद वंश में बताया गया था कि नंद वंश का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद मौर्य वंश का स्थापना होता है। लेकिन होता यह है कि जब भारत के राजाओं का जब शासन चल रहा था, उस समय भारत में विदेशी आक्रमण भी हमारे क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग विदेशी आक्रमण को ही पढ़ेंगे कि जब भारत में भारतीय साम्राज्य जब चल रहा था, हर्यक वंश हो गया या फिर शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, उस समय के टाइम पीरियड में जब हिंदू का यहाँ पे शासन व्यवस्था चल रहा था, तो उसी समय भारत में कुछ अन्य साम्राज्य के द्वारा आक्रमण किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही सब टॉपिक को पढ़ेंगे कि जब यहाँ पे भारत में जब यहाँ का साम्राज्य चल रहा था तो भारत में किन किन विदेशी आक्रमण को झेलना पड़ा था। इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? भारत में विदेशी आक्रमण। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को पता होगा कि भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब विदेशी आक्रमण की बात करें तो विदेशी आक्रमण में इंसान के दिमाग में दो चीज आता है। ठीक है, तो पहला जो विदेशी आक्रमण रहता है वो ईरानी का रहता है। ठीक है, किसका? ईरानी का। ठीक है, जब ईरानी का आक्रमण या इसका साम्राज्य भारत में समाप्त हो जाता है तो उसके बाद दूसरा विदेशी आक्रमण किसका होता है? यूनान का। ठीक है, पहला किसका? ईरानी का और दूसरा ईरान का। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन इतिहास काल में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो आपको जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानी के द्वारा। ठीक है, अगर इसका समय काल देखें कि ईरानी ने सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया था, तो वो है 558 ईसा पूर्व। ठीक है, कब? 558 ईसा पूर्व। ठीक है, जब ईरानी आक्रमण 558 ईस्वी पूर्व भारत में आक्रमण करता है तो ये कब तक शासन करते हैं? तो 330 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, कब तक? 330 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन व्यवस्था हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ईरानियों का शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है तो दूसरा विदेशी आक्रमण भारत पर किसका होता है? तो यूनान का। ठीक है, यूनान का आक्रमण भारत में कब होता है? तो ऐसे तो बोला जाता है कि यूनान जो है वो भारत में 325 ईस्वी पूर्व आक्रमण करता है। ठीक है, 19 महीना यहाँ पे रहता है, जिसके बाद यहाँ का साम्राज्य जीतने के बाद ये भारत से चला जाता है। और यूनान का आक्रमण में हम लोग सबको जानते हैं कि यूनान का एक महान शासक था सिकंदर, जो भारत पर आक्रमण किया था। तो जब इसका समाप्ति होता है ईरानी का, तो दूसरा आक्रमण कौन करता है? यूनान करता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 326 ईस्वी पूर्व तक मान सकते हैं।
और लास्ट टाइम पीरियड 323 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 323 क्यों? क्योंकि ये 323 में जब यहाँ पे मगध का साम्राज्य को जीतने का सपना देखता है तो इसका सेना जो है मना कर देता है, जिसके वजह से सिकंदर क्या करता है, वापस लौटने का फैसला लेता है। ठीक है, तो ये सब संपूर्ण घटना कब घटती है, 323 ईस्वी पूर्व। इसलिए हम लोग 326 ईस्वी पूर्व से लेकर के 323 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड मानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण, कि भारत में ईरानी आक्रमण जब हुआ तो कौन कौन से शासक यहाँ पे शासन किया। ठीक है, अब समझिए कि हमने तो आपको बता दिया कि सर्वप्रथम भारत में विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था, ईरानी के द्वारा। लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है कि ईरानी ने आक्रमण किया था या यूनान ने आक्रमण किया था? कोई प्रमाण होना चाहिए, तभी तो उसको हम बता सकते हैं कि नहीं, सर्वप्रथम आक्रमण ईरानी के द्वारा हुआ। तो जी हाँ, इसका प्रमाण हमको दो तरीके से मिलता है। एक साहित्य के तरीके से मिलता है, ठीक है, और दूसरा है पुरातात्विक। ठीक है, एक साहित्यिक स्रोत मिलता है और एक पुरातात्विक स्रोत मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो साहित्य स्रोत में कौन सा ऐसा पुस्तक है जिससे हमें पता चलता है कि भारत में सर्वप्रथम ईरानियों का आक्रमण हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस द्वारा लिखित पुस्तक द हिस्टोरिका, ये पुस्तक में लिखा गया है कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ये कौन सा पुस्तक में लिखा हुआ है, हेरोडोटस द्वारा लिखा गया पुस्तक द हिस्टोरिका में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो ये था हमारा साहित्य प्रमाण, जिससे हमें पता चलता है कि भारत में सर्वप्रथम किसका आक्रमण हुआ था, ईरानियों का। ठीक है, अब बात करते हैं कि साहित्य स्रोत के आधार पे हमने तो पता कर लिया कि सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण ईरानियों का हुआ था, लेकिन अगर पुरातात्विक तरीके से देखें तो हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है जिससे कि हमें पता चले कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरानियों का हुआ था। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में पहला अभिलेख है पारसी पोरस। कौन सा अभिलेख, पारसी पोरस। ये एक अभिलेख है जिसमें वर्णन किया गया है कि सर्वप्रथम भारत पर विदेशी आक्रमण किसका हुआ था, तो ईरानियों का। ठीक है, इसी तरह एक और पुरातात्विक स्रोत है जिसको हम लोग बोलते हैं विहस्तोन। ठीक है, क्या, विहस्तोन। ठीक है, तो ये जो है पारसी पोरस और विहस्तोन, ये दोनों एक अभिलेख है जिसमें कि वर्णन किया गया है कि सर्वप्रथम भारत में विदेशी आक्रमण किनका हुआ था, तो ईरानियों का हुआ था। ठीक है, तो इसी दोनों साक्ष्यों के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी का ही हुआ था। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरानी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने ईरानी लिखा, बहुत ऐसे पुस्तक में आपको यह नाम ईरानी ना लिख करके हक्का मनी लिखा होगा या फारस लिखा होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको ईरानी ना देखने मिलता हो, उसके जगह पर आपको हक्का मनी या फिर फारस जैसे शब्दों का वर्णन मिलता होगा, जिससे आपको घबराने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ईरानी। ठीक है,
जब ये 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ मिले कहीं, तो आप किसी एक को भी टिक कीजिएगा तो वो आराम से आपका सही हो, क्योंकि ईरानी को ही अन्य 2 नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर कि ईरानी का कौन ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनान की बात करें तो जब हम लोग ईरान की सभ्यता जो भारत पर आक्रमण किया था उनको पढ़ने के बाद हम लोग यूनान पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग ईरानी साम्राज्य पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं कि ईरान का कौन सा शासक था जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा था। ठीक है, तो ईरान का जो पहला शासक था उसका नाम था साइरस द्वितीय। क्या नाम है? साइरस द्वितीय। कौन है ये? ईरान का राजा। ठीक है, नाम क्या है? साइरस द्वितीय। ठीक है, ये भारत पर कब आक्रमण किया? 558 ईस्वी पूर्व। ठीक है, जब यह भारत पे आक्रमण किया तो इसने सर्वप्रथम सिंध और गांधार को जीता। ठीक है, सिंध नामक प्रांत और गांधार नामक प्रांत को इसने सर्वप्रथम विजय प्राप्त की। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंध और गांधार ये प्राचीन समय में भारत का ही अंग था, लेकिन ये भारत में एंटर करने के लिए एक सीमा तय करता था। ठीक है, तो साइरस द्वितीय जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे तो बढ़ा, लेकिन वह भारत में अंदर नहीं घुस पाया, वो सीमा क्षेत्र तक ही सीमित रह पाया था। ठीक है, मतलब सीमा, भारत के सीमा तक ही वो आक्रमण कर पाया था। ठीक है, तो जब ये साइरस द्वितीय का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी आता है जो कि उसका नाम रहता है कैम्बसीज। ठीक है, क्या नाम है? कैम्बसीज। ठीक है, जब ये उत्तराधिकारी के रूप में ईरान के राजा साइरस द्वितीय, जब इसका शासन समाप्त हो जाता है तो उत्तराधिकारी के रूप में कैम्बसीज आता है और यह भारत पर शासन करता है। मतलब जीता हुआ क्षेत्र जो सिंध और गांधार है इस पे वह शासन करता है। लेकिन होता यह है कि यह अपने शासनकाल में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके पिताजी द्वारा यानी कि साइरस द्वितीय द्वारा जो क्षेत्र जीता गया था केवल और केवल उसी पे यह अपना शासन कर पाया। इसने अपने शासनकाल में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था आंतरिक गृह युद्ध। ठीक है, किस रीजन से यह अपना साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाया? तो उसका कारण था आंतरिक गृह युद्ध। जब कैम्बसीज उत्तराधिकारी के रूप में सिंध और गांधार के क्षेत्र में बैठता है तो आंतरिक विद्रोह हो जाता है, जिसको संभालने की वजह से यह इतना व्यस्त हो जाता है कि अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता है। ठीक है, और फाइनली 529 ईस्वी पूर्व को इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, आंतरिक विद्रोह के कारण कैम्बसीज की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात ईरान साम्राज्य का भारत से नामो निशान मिट जाता है।
ठीक है। लेकिन हमने क्या बताया कि ईरान साम्राज्य का टोटल टाइम पीरियड 558 ईस्वी पूर्व से लेकर के 330 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 529 ईस्वी में ही ईरान का पतन हो जाता है। तो ये 330 ईस्वी पूर्व तक शासन कैसे किया, सोचने वाली बात है। तो चलिए, ये था हमारा ईरान का पहला भाग। ठीक है, मतलब फिल्म का फर्स्ट हाफ। अब हम लोग देखते हैं फिल्म का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो दूसरा पार्ट में होता यह है कि ईरान का पहला पार्ट समाप्त कितना साल में हो गया, 529 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, लेकिन ईरान का दूसरा पार्ट, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है, तो ईरान का जो पार्ट 2 आता है वो कब आया, तो 522 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 522 ईस्वी पूर्व। और ये कब तक शासन किया, तो यही जो पार्ट 2 है, ईरान पार्ट 2 है, यह शासन करता है 330 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, क्लियर है। तो ईरान पार्ट 1 कब तक शासन किया, 558 ईस्वी पूर्व से लेकर के 529 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, यह है पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 कब आया, 522 ईस्वी पूर्व से लेकर के 330 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, गैप कितना साल का रहा, 7 साल का। ठीक है, तो 7 साल बाद ईरान पुनः भारत पे आक्रमण करता है और वह जो है वो भारत में आक्रमण करने में सफल हो जाता है। ठीक है, पहला कहां तक आक्रमण कर पाता है, तो भारत के सीमा प्रांत तक ही सीमित रह पाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा आक्रमण जब होता है तो वो भारत पर पूर्ण रूप से आंतरिक भाग में, भारत के आंतरिक भाग में आक्रमण करने में सफल हो जाता है। ठीक है, कैसे, चलिए समझते हैं। तो ईरान पार्ट 2 का पहला शासक जो रहता है उसका नाम है दारा प्रथम। ठीक है, इसका जो शासन व्यवस्था है वो 522 ईस्वी पूर्व से लेकर के 486 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ठीक है, ईरान पार्ट 2 का पहला शासक कौन रहता है, तो दारा प्रथम। यह जब 7 साल बाद भारत पे आक्रमण करता है तो भारत में किन किन क्षेत्रों को जीतता है, तो वो है गांधार और कंबोज। ठीक है, इन 2 क्षेत्रों को दारा प्रथम जीत लेता है और जिसमें अपना शासन व्यवस्था संभालता है। ठीक है, तो पहला पार्ट में क्या था कि ईरान पार्ट 1 जो था वो केवल भारत के सीमा क्षेत्रों तक ही अपना आक्रमण कर पाता है, वो भारत के आंतरिक भाग में इंटर नहीं कर पाता। लेकिन ईरान पार्ट 2 जो है वो भारत के आंतरिक सीमा में घुस जाता है और उस पर शासन व्यवस्था करने लगता है। क्योंकि पार्ट 1 में गांधार को तो जीता ही गया था, साथ साथ में उसने सिंध को ना जीत करके कंबोज को जीता। ठीक है, तो कंबोज जो है प्राचीन इतिहास के मैप के अनुसार वो सीमा क्षेत्र से अंदर आता है। ठीक है, जिस वजह से यह कहा जाता है कि भारत में दूसरी बार जब ईरानियों का आक्रमण हुआ तो वह पूर्ण रूप से भारत के आंतरिक भागों में विजय पाने में सफल हुए। ठीक है, तो पहला ईरान पार्ट 2 का पहला शासक कौन है, दारा प्रथम। ठीक है, जब दारा प्रथम गांधार और कंबोज पर आक्रमण कर लेता है, इसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी के रूप में किसको देखते हैं, तो एक नाम है जर्कसीज। ठीक है, क्या नाम है, जर्कसीज।
यह व्यक्ति जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में सामने आता है और जर्कसीज जो है वो अपने शासन काल में साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता। इसके पिताजी द्वारा जो साम्राज्य जीता गया था या जो क्षेत्र जीता गया था उसी पर केवल यह शासन व्यवस्था देखा, इसके अलावा अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। ठीक है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो तीसरा उत्तराधिकारी, जिसको हम लोग अर्तजर्कसीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, अर्तजर्कसीज वन। ठीक है, जब जर्कसीज की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में अर्तजर्कसीज नामक व्यक्ति उत्तराधिकारी के रूप में आता है। अर्तजर्कसीज भी अपने शासनकाल में साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता है और विजय वाले क्षेत्र में जैसे कि गांधार और कंबोज में ही अपना शासन व्यवस्था संभाले रखता है। इसके अलावा यह अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता। ठीक है, तो यह इसके बाद जब अर्तजर्कसीज वन की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी के रूप में अर्तजर्कसीज पार्ट 2 यह शासन व्यवस्था को संभालने के लिए आता है। ठीक है, पहला जर्कसीज की जब मृत्यु होती है तो अर्तजर्कसीज पार्ट 1 आता है। यह भी अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाता है। अर्तजर्कसीज के बाद दूसरा जो पार्ट 2 है अर्तजर्कसीज 2 वो शासन व्यवस्था को संभालने के लिए आता है और यह भी अपने शासन काल में किसी भी तरह का साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता। ठीक है, और अंत में ईरान पार्ट 2 का अंतिम शासक या उत्तराधिकारी के रूप में अगर हम देखें तो उसका नाम रहता है दारा द्वितीय। ठीक है, दारा द्वितीय जो ईरान पार्ट 2 का अंतिम शासक रहता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो यह शासन व्यवस्था में 360 ईस्वी पूर्व से लेकर के 330 ईस्वी पूर्व तक राजगद्दी में बैठता है। ठीक है, दारा द्वितीय कब से कब तक बैठा? 360 ईस्वी पूर्व से लेकर के 330 ईस्वी पूर्व तक राजगद्दी में बैठा। ठीक है, यह भी अपने शासनकाल में साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाता। वह केवल और केवल अपने दारा प्रथम के द्वारा जीता हुआ प्रदेश पर ही शासन कर रहा था। इसके अलावा अन्य कोई शासक अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाया। तो उसी तरह दारा प्रथम भी अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाता। इसके शासनकाल में एक घटना घटती है कि सिकंदर यूनान का जो शासक था वो भारत पर जब आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो 331 ईस्वी पूर्व 331 ईस्वी पूर्व, ठीक है, किससे भेंट होता है? दारा द्वितीय से। तो जब सिकंदर भारत पर आक्रमण तभी कर पाता जब दारा द्वितीय को वो हरा पाता या फिर इसके अंदर में जो भी क्षेत्र था उसको जीत पाता, तभी वह भारत के क्षेत्र के आगे की ओर वो बढ़ता। ठीक है, तो जब दारा द्वितीय जब बीच में मिल जाता है कब? 331 ईस्वी पूर्व, तो उसके पास जो प्रांत था गांधार और कंबोज उसको वह जीतना चाहता है, जिसके लिए दारा द्वितीय और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है। कब? 331 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 331 ईस्वी पूर्व जो सिकंदर और दारा द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ उसको हम लोग अरबेला युद्ध, कौन सा युद्ध के नाम से जानते हैं? अरबेला। ठीक है, इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गौग मेला।
331 ईस्वी पूर्व दारा द्वितीय और सिकंदर के बीच युद्ध होता है जिसका नाम है अर्बेला और गोगमेला। ये युद्ध होता है जिसमें दारा द्वितीय हार जाता है और सिकंदर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, विजय प्राप्त करने के बाद गांधार और कंबोज जैसा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाता है, तो सिकंदर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जब ईरानियों को हराते हुए सिकंदर जब भारत तक पहुंच जाता है, तो ईरान जब पूरी तरीके से सिकंदर से हार जाते हैं तभी उसे सिकंदर के महान के नाम से जाने लगता है। ठीक है, सिकंदर महान का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो ईरानियों के द्वारा, क्योंकि ईरानी साम्राज्य को जीतना बहुत ही मुश्किल था और वह आसानी से उसको जीतते हुए भारत में प्रवेश किया था। जब संपूर्ण ईरानी साम्राज्य उसके सामने नतमस्तक हो गए तब जाकर के सिकंदर को सिकंदर महान की उपाधि मिली थी। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से सिकंदर का जब हम लोग चैप्टर यूनान का जब आक्रमण पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 331 ईस्वी पूर्व अर्बेला और गोगमेला का युद्ध हुआ, जिसके बाद यहाँ से 330 ईस्वी पूर्व में पूरी तरीके से ईरानी साम्राज्य का पतन हो जाता है भारत से। ठीक है, तो ये था हमारा ईरानी आक्रमण को लेकर के पूरा चैप्टर। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कि जब ईरानी भारत पर आक्रमण किए तो इससे हमें क्या क्या मिला। ठीक है, इससे क्या क्या प्रभाव भारत में पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ईरानी आक्रमण का प्रभाव। ईरानी आक्रमण का प्रभाव। भाई, जब ईरान हमारे ऊपर आक्रमण किया तो कुछ कुछ नुकसान भी हुआ होगा और कुछ कुछ फायदा भी हुआ होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम जब विदेशी का आक्रमण हमारे भारत में हुआ तो उससे हमें क्या क्या फायदा मिला। ठीक है, तो पहला फायदा अगर हम देखें तो अभिलेख की उत्पत्ति। अभिलेख की उत्पत्ति। आज जो हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं, उनके शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं, तो जो शिलालेख उसने निर्माण करवाया उसका श्रेय केवल और केवल ईरानियों को जाता है। तो मेरे द्वारा यह कहने का मतलब यह है कि ईरानी जब शिलालेख अभिलेख जब निर्माण करवाते थे तो उन लोग का एक पर्सनल चिन्ह होता था। जब वो शिलालेख का निर्माण करते थे तो उसमें एक मोहर लगा होता था घंटा का। ठीक है, मंदिर में जो घंटा बजाते उस घंटे का आकार का एक मोहर लगा होता था, जिससे पता चलता था कि यह क्षेत्र ईरानियों के अंतर्गत है, ये उन्हीं का साम्राज्य यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि वैसा शिलालेख केवल और केवल ईरानी ही बनाते थे। ठीक है, लेकिन अशोक का जब शासन काल आया तो यही शिला अभिलेख को या शिलालेख को देख करके उसने अपना शिलालेख बनाना शुरू किया। ठीक है, तो अशोक का बहुत ऐसा शिलालेख है जिसमें ईरानियों का जो घंटा का आकृति उनके शिलालेख में बना होता था, वही घंटा का आकृति अशोक के भी शिलालेख में देखने को मिला है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ईरानियों से ही प्रेरित होकर के अशोक ने शिलालेख का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। ठीक है, तो अगर ईरानी हमारे देश में आक्रमण करने के लिए नहीं आते तो शायद हमें अभिलेख शिलालेख वगैरह का पता नहीं चल पाता कि वो भी कुछ चीज होता है जो इतिहास को जानने में हमारे लिए मदद साबित हो सकता है। ठीक है,
तो पहला क्या है, अभिलेख की उत्पत्ति हुई ईरानियों के आगमन से। ठीक है। दूसरा सिक्के का प्रचलन ठीक है। ईरानियों का जब भारत में आक्रमण हुआ तो जिन जिन क्षेत्रों पे ईरानियों का आक्रमण था वहां पे वे लोग सिक्के को चलाते थे। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो हमारे अभी तक जितने भी हमने वंश को पढ़ा, जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, तो अभी तक हमने सिक्के का प्रचलन के बारे में नहीं देखा था। ठीक है, वहां पे सिक्का नहीं चलता था। अगर आपको सामान खरीदना है तो वस्तु विनिमय के माध्यम से खरीद सकते हैं। वस्तु विनिमय क्या होता है कि आप ये सामान लीजिए, उसके बदले हमें ये सामान दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास चावल ज्यादा मात्रा में है और मेरे पास गेहूं ज्यादा मात्रा में है तो आप मेरे से 1 किलो के चावल के बदले 1 किलो गेहूं ले लीजिए। मतलब वस्तुओं के माध्यम से एक दूसरे को सामान का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, लेकिन ईरानी का जब आक्रमण हुआ भारत में तो यहाँ पे सिक्के का प्रचलन हमको देखने को मिला। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के सिक्के को चलाते थे। ठीक है, एक सोना का, एक चांदी का। ठीक है, सोने का जो सिक्का होता था उसको एक अलग नाम से जानते थे और चांदी का जो एक सिक्का होता था उसको हम अलग नाम से जानते थे। ठीक है, तो सोने का जो सिक्का था उसको डेरिक के नाम से जानते थे। क्या? डेरिक। ठीक है, सोने का सिक्का जो होता था उसको किस नाम से जानते थे? डेरिक। ठीक है, और चांदी का जो सिक्का होता था उसको हम लोग सिलोई, ये चांदी के सिक्के का नाम होता था। ठीक है, तो जब डेरिक और सिलोई नामक सिक्का जब किसी क्षेत्र में पाया जाता था तो ऑटोमेटिक पता चल जाता था कि यह जो क्षेत्र है वो ईरानियों का है, इस पे ईरानी लोग ही शासन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सोना और चांदी का सिक्के का जो प्रचलन था वो केवल और केवल ईरानियों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो दूसरा चीज हमें क्या पता चला, दूसरा चीज हमारे फायदे के लिए क्या बना, तो सिक्के का प्रचलन के बारे में पता चला। ठीक है, तीसरा चीज है व्यापारिक मार्ग। ठीक है, तीसरा चीज हमें क्या पता चला व्यापारिक मार्ग के बारे में, कि ईरानी जिस मार्ग के द्वारा भारत में एंटर किए तो कहीं ना कहीं वहां के राजाओं के द्वारा वहां के राजा जो थे वह सोचने लगे कि आखिर ये ईरानी हम पे आक्रमण कैसे किया, कौन कौन जगह से ये लोग आए। जब इस पे ये लोग देखे कि इस मार्ग के माध्यम से ईरानी भारत में अंदर आए तो इन्होंने इसका फायदा यह उठाया कि क्यों ना हम इस मार्ग के माध्यम से हम व्यापार करना शुरू करें। तो हमारे लिए तीसरा पॉइंट क्या बन गया हमारे फायदे के लिए, कि विदेशी आक्रमण जब यहाँ भारत आए तो हमको व्यापारिक मार्ग के बारे में पता चला। ठीक है, साथ में चौथा चीज अगर हम बात करें तो ईरानियों के द्वारा जो अभिलेख लिखा जाता था, ठीक है, जो अभिलेख लिखा जाता था एक विशेष लिपि में लिखा जाता था जिसको हम लोग बोलते हैं अरमाइक। कौन सी लिपि? अरमाइक लिपि। ठीक है, जब अभिलेख लिखा जाता था तो अरमाइक लिपि के द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन जब सिकंदर का अशोक का जब टाइम पीरियड आता है और वह भी अभिलेख का निर्माण
करता है, शिलालेख बनवाता है, तो इसी अरामाइक लिपि का सहारा लेकर के वह खरोष्ठी लिपि को जन्म देता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अरामाइक लिपि का सहारा लेकर के ही अशोक खरोष्ठी लिपि का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ विदेशी के आक्रमण होने से क्या हो जाता है, तो हमारे यहाँ एक नवीनतम लिपि का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरोष्ठी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा पॉइंट आप याद करते चलिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि यहाँ से बहुत आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता होगा, जो कि आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग ईरानी आक्रमण में इतना ही तक पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके बाद यूनान के आक्रमण को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।